विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का जो व्याकरण का विषय है, विषय वस्तु व्याकरण की जो है, उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वर्णमाला अर्थात संस्कृत वर्णमाला। विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसके 15 पाठ आपने अच्छे से पूरे कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं और यहाँ से आज से जो है आपका व्याकरण का पहला बिंदु शुरू होने वाला है। पहला बिंदु है संस्कृत वर्णमाला। जिस प्रकार सभी भाषाओं में, चाहे हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, सभी में वर्णमाला का महत्व होता है, तो उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी संस्कृत वर्णमाला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है ऐसी, अगर आप में जिज्ञासा बन रही है तो मैं आपको बताता हूं कि जो वर्णमाला है वो संधि को समझने के लिए, वर्ण विच्छेद करने के लिए पदों का, और पदों को एक जगह मिलाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और अगर संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान आपको है तो आपको आने वाला जो टॉपिक है संधि, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी उद्देश्य को साथ लेकर के आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। तो आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि अब समझने के साथ साथ लिखने का काम भी आपका ज्यादा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत वर्णमाला। यहां पर देखिए, सबसे पहले संस्कृत वर्णमालायाम त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः भवन्ति। देखिए, सबसे पहला बिंदु है यहां पर अपने पास में कि संस्कृत वर्णमालायाम, संस्कृत वर्णमाला में त्रिषष्टि का मतलब होता है 63, ठीक है। चतुष्षष्टि वा, चतुष्षष्टि यानी कि 64, वा यानी कि या, ठीक है। वर्णाः भवन्ति, वर्ण होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको यह मालूम रखना है कि अब तक आप सामान्य रूप से पढ़ते आए होंगे, ठीक है ना, 46 वर्ण, ठीक है। तो वहां पर यह ना ज्ञात करके आपको ध्यान रखना है कि त्रिषष्टि यानी 63, चतुष्षष्टि यानी 64, वा वर्णाः भवन्ति, वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने बताया? तो यहाँ है पाणिनीय शिक्षा। ये एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है पाणिनीय शिक्षा, जो कि लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। और ये पाणिनि कौन है? ये है व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता, यानी कि व्याकरण विषय को जिसने आत्मसात किया और आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है ना, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया, वह पाणिनि ही है, ठीक है ना। तो इनके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 और 64 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सामान्यतया वर्णाः द्विप्रकारकाः भवन्ति। सामान्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं, समझते हैं, ठीक है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वराः व्यंजनाः च। एक तो है स्वर और एक है व्यंजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए, आपको यह भी समझना है कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं, कौन? स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। तो इनको संस्कृत में और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? देखिए, स्वर को हम अच भी कहते हैं, ठीक है, और व्यंजन को हम हल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि सामान्य रूप से स्वर और व्यंजन हम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इनका प्रयोग जो है व्यवहार के रूप में अच और हल के रूप में होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, स्वराः एकविंशतिः द्वाविंशति वा, ठीक है। स्वराः, स्वर, ठीक है। जैसे हमने यहां देखा 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनको हम अच और हल भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसी में से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर को, ठीक है ना। आपके मन में जिज्ञासा हो रही है ना कि 63 और 64 किस प्रकार से हैं, तो इनका विवरण हम आगे पढ़ रहे हैं क्रमशः। तो यहां पर आ गया स्वराः एकविंशति द्वाविंशति वा, यानी कि जो स्वर होते हैं वो 21 या 22 होते हैं। वा का मतलब या, ठीक है ना। तो 21 या 22 होते हैं, ठीक है। अब आगे स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते, स्वयं राज करते हैं, स्वयं उच्चरित होते हैं। राज करने का मतलब है यहां पर उच्चरित होना, ठीक है। तो जो स्वयं उच्चरित होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते, ठीक है ना,
स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आप अ ले लीजिए, ई ले लीजिए, उ ले लीजिए, ठीक है ना, री ले लीजिए, ये सारे क्या है अपने पास में स्वर हैं। तो उच्चारण करके देखिए, अ, ई, उ, री, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या कहा है, अचः स्वराः, जो अच है वही स्वर हैं, अच को ही स्वर कहते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि अच किसे कहते हैं या क्या होता है अच, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए, आपको मैं बताता हूं, अच एक प्रत्याहार का नाम है। क्या है, प्रत्याहार का नाम है। प्रत्याहार का मतलब छोटा रूप, लघु रूप, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसा अगर आपके मन में सवाल है तो यहां देखिए, ये प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत अपने पास में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है ना, ये सभी स्वर वर्ण आते हैं। तो इन इतने सारे स्वर वर्णों को अलग अलग लिखने के बजाय इन्होंने क्या कह दिया, अच कह दिया, ठीक है ना, छोटा रूप कह दिया। समझ में आ रहा है ना, संक्षिप्त रूप बता दिया कि अच ही क्या होते हैं, स्वर होते हैं, यानी कि अच प्रत्याहार में आने वाले सारे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और ये किसके आधार पर कहा, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, जो कि पाणिनि जी ने दिए हैं। अगर आपको मालूम है, ठीक है ना, मालूम होना भी चाहिए कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है ना, जो पाणिनि जी ने दिए हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, उनकी संख्या 14 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि संस्कृत वर्णमाला में 63 और 64 वर्ण होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि दो प्रकार के वर्ण हैं आपके पास में, स्वर और व्यंजन, जिनको हम स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। उसी प्रकार तीसरी बात आपको यहां समझनी है कि स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई गई है। अब वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके पास में स्वरः, स्वर, जो आपको बताई संख्या कितनी बताई आपको, 21 या 22। अब ये कैसे होते हैं, तो यहां पर आपके सामने ये सारणी है, समझना है आपको और लिखना भी है। देखिए, स्वर को सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले उच्चारण के आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, ठीक है ना। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से बांट दिया, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, ठीक है, समझ में आ गया। अब ह्रस्व जो स्वर होता है उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो यहां देखिए, अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जितना समय इसमें लगा बोलने में, इससे दोगुना समय जहां लग रहा है बोलने में, उच्चारण करने में, वो दीर्घ वर्ण है। वो कौन कौन से हैं, देखिए, आ, ई, उ, री। अब यहां पर देखिए, जो यहां खाली स्थान है, यहां पर लृ जो है वो दीर्घ नहीं होता, ठीक है, लृ को दीर्घ नहीं माना जाता, तो इसलिए यहां पर खाली स्थान है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने देखा कि यहां पर अ, आ, तो इससे दोगुना समय लग रहा है। तो उसी प्रकार देखिए, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है, तो ये दीर्घ वर्ण हुए, जो कि कितने हैं, 8, अष्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो 5, 8 कितने होते हैं, 13। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, प्लुतः, ठीक है ना, प्लुत जो होता है, यहां कम समय लगा, इससे दोगुना दीर्घ में लगा, और इससे ज्यादा समय लगेगा प्लुत में, यानी सबसे ज्यादा समय उच्चारण करने में प्लुत में लगेगा। जैसे कि अ, ई, उ, ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है और उसको आवाज लगाते हैं, ठीक है ना, आवाज लगाते हैं तो लंबे स्वर तक, जैसे राम, ठीक है, तो यहां पर ऐसा जो लंबा स्वर है वो क्या है, प्लुत स्वर है, ठीक है। तो यहां पर ये कौन कौन से हैं, देखिए, अ, ई, उ, री। अब यहां लृ को देखिए, ये जो है
इसको अलग से दर्शाया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यही कारण बनता है इनकी संख्या 21 या 22 रखने में। कैसे? अगर इसकी गणना हम करते हैं तो 22 स्वर होंगे, और अगर इसकी गणना नहीं करते हैं तो 21 स्वर होंगे। ठीक है, आगे देखिए, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, तो यहां पर अष्ट और नव लिखा है। इसको नहीं गिनते हैं तो 8, और इसको गिनते हैं तो 9। समझ में आ गया? तो अब यहां पर आप खुद ही देख लीजिए, 5 प्लस अपने पास में कितने हैं 8, और प्लस अपने पास में 8 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, यहां पर देखिए कितने हो जाएंगे, ये हो गए 21। ठीक है, और यदि हम जोड़ते हैं 5, 8 और 9 तो अपने पास में कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ऐसा है, और विशेष बात क्या है जो अभी यहां बताई वही है, प्लुतः ऋकारः, इस प्रकार का, जो कि यहां विशेष रूप से दिखाया गया अलग से। गृह्यते, ग्रहण किया जाता है, चेत तो 22 स्वराः भवन्ति, स्वरों की संख्या 22 होती है अगर इसको ग्रहण किया जाता है, इसको ग्रहण करने पर। और अगर ग्रहण नहीं करते तो 21 होंगे ही होंगे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों की स्वरों की संख्या 21 और 22 किस प्रकार है। ठीक है ना? तो यहां पर आपने देख भी लिया है और लिख भी लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई स्वरों की बात। आपने 63 और 64, ठीक है ना, वर्ण पढ़े। ठीक है ना, इतनी संख्या होती है, इसमें से आपने 21-22 तो पढ़ लिए। ठीक है, बाकी शेष वर्ण कौन से हैं आइए जानते हैं आगे। देखिए, व्यंजन वर्णाः, अभी तक तो हमने स्वर वर्णों को पढ़ा, अब व्यंजन वर्णों को। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन वर्ण है इसको हम हल भी कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हलंत होते हैं। हलंत किस प्रकार से? देखिए आप, यहां पर ये वर्ण आपको नजर आ रहे हैं, सब हलंत है। यानी कि किसी भी वर्ण के, जैसे कि क लिख दिया हमने और इसके नीचे इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया तो वो हलंत वर्ण कहलाएगा। हलंत वर्ण कहलाने का मतलब है कि उसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, स्वर सम्मिलित नहीं है। और यदि हमने अ इसमें मिला दिया तो इसका मतलब इसमें जो है अपने पास में क्या मिला हुआ है? अपने पास में स्वर मिला हुआ है। ठीक है ना, तो यहां ये अलग से है अपने आप में। ठीक है ना, तो इसको सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की। ठीक है, उच्चारण के लिए, इसलिए ये हलंत है, इसलिए इसे व्यंजन कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब आगे देखिए, व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्पर्शाः पंचविंशति, स्पर्शाः पंचविंशति, स्पर्श वर्ण पंचविंशति यानी 25 होते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण हम पढ़ रहे हैं तो व्यंजन वर्णों के अंतर्गत हम ये पहली बात पढ़ रहे हैं कि स्पर्श वर्ण होते हैं और वो होते हैं 25। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, कादयो मावसाना स्पर्शा, ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार एक सूत्र है जो कि यहां पर बताया गया है कि इसका अर्थ होता है कादयो, क से लेकर के म अवसान में हो, क से शुरुआत हो और म से अवसान यानी कि अंत हो। ठीक है ना, तो जहां क से लेकर के म तक सारे वर्ण जहां आते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। वो कैसे? तो यहां देखिए, क से शुरुआत है और म से अंत है। ठीक है ना, इसलिए इनको कादयो मावसाना स्पर्शा कहा। ठीक है, और इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं और आप सभी को पता है। ये क्या? कवर्गः, कवर्ग, इसमें 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, चवर्गः, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, उच्चारण सही रखिएगा, इसे ङ बोलते हैं, इसे ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ङ, ञ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छे से उच्चारण करना है, इसे ड नहीं बोलना है, अणखाली नहीं बोलना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं बोलना है, इसको ङ और ञ इस प्रकार बोलना है। टवर्गः, तीसरा वर्ग है अपने पास में टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, फिर आगे अपने पास में तवर्ग है, त, थ, द, ध, न।
और फिर पवर्ग, पवर्ग है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये संख्या जो है 25 हो गई, 25 वर्ण हो गए। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछे कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो आसानी से आप बता सकते हैं 25 होते हैं। कौन से होते हैं? तो आप ये लिख ही सकते हैं, याद है, पहली क्लास से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्णों में कि आगे क्या है। आगे देखिए, चत्वारः अंतःस्थाः, चार, चत्वारः यानी कि चार। ठीक है ना, अंतःस्थ, अंतःस्थ वर्ण होते हैं। अब ये अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं, आपके मन में प्रश्न आ रहा है। तो यहां देखिए, पाणिनि जो शिक्षा है उसके अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, यणो अंतःस्थः। ठीक है ना, यहां पर यणो यानी कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ही अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब यण प्रत्याहार क्या है? देखिए, मैंने कहा वर्णों का छोटा रूप, वो उसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। जैसे कि गणित में किसी सवाल का सूत्र होता है संक्षिप्त रूप में, उसी प्रकार यहाँ वर्णों का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रत्याहार है। तो यहाँ यण प्रत्याहार में य, व, र, ल। ठीक है ना, ध्यान रखना, य, व, र, ल, ये चार वर्ण आते हैं, इन्हें ही अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? यहां देखिए, य, र, ल, व। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यहां गलत लिखा हुआ है। जी नहीं, गलत नहीं लिखा हुआ, ये सही है, ये भी सही है। कैसे? सुनिए, समझिए। ये य, व, र, ल जो है संस्कृत में है, और संस्कृत में जो व्याकरण है वो वैज्ञानिक ढंग से है। वैज्ञानिक ढंग से कहने का मतलब, मैंने कहा यण प्रत्याहार है, तो ये वर्णों का संक्षिप्त रूप है। ठीक है ना, पाणिनि जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से इसको बताया है। तो प्रत्याहार के आधार पर और अपने पास माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ये वर्ण, ये तरीका सही है। ठीक है, और ये जो है वो हिंदी के अकॉर्डिंग सही है। किसके अनुसार? हिंदी भाषा के अनुसार सही है। ठीक है ना, तो जब हिंदी की बात करें तो आप ऐसा लिखिए, और संस्कृत की बात करें तो ऐसा लिखिए, दोनों को मिक्स ना करें। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो यहां पर ये सही है, य, व, र, ल। ध्यान रखना, ये यण प्रत्याहार है। ठीक है ना, तो ये आपको कहां काम करेगा, कहां मदद करेगा? यण संधि में मदद करेगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अच्छे से। चार अंतःस्थ हो गए, य, व, र, ल। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर व्यंजन वर्ण जो है 25 और 4 कितने हो जाते हैं? 29। चत्वारः ऊष्मीयाः, अगला है चत्वारः ऊष्मीया। चार जो है ऊष्मीय वर्ण होते हैं। ऊष्मीय का मतलब जिनमें बोलने में ऊष्मा ज्यादा लगती है, ऊर्जा ज्यादा लगती है। ठीक है ना, तो शल ऊष्माणः, जो शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं वो ऊष्माणः यानी ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, अब वो शल प्रत्याहार कौन सा है? तो यहां देखिए, शल में अपने पास में यहां चार वर्ण आ रहे हैं। ठीक है ना, श, श, स। ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण भी सही होना चाहिए। श, श, ठीक है ना, स। ये दंत्य सकार है, ये मूर्धन्य है, ये तालव्य सकार है। ठीक है ना, ये कौन सा है? तालव्य। ये कौन सा है? मूर्धन्य। ठीक है ना, और ये कौन सा है? दंत्य। समझ में आ गया? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो क्या होता है? दंत होता है, स। आप जीवा से बोल के देखेंगे तो आपकी जीवा दांतों से स्पर्श करेगी, स। ठीक है ना, और यहां जो है मूर्धन्य, मूर्धा से श, श। ठीक है, और ये तालु से श। समझ में आ गया? श, शंकर वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला, इस प्रकार भी आप कहते हैं। तो ये आपको उच्चारण अच्छे से करना है। तीन तो ये हो गए और एक ह। ठीक है, तो इस प्रकार शल में चार वर्ण होते हैं, आपके सामने है श, श, स। ठीक है ना, और ह, ये चार वर्ण। तो यहां पर चार तो क्या हो गए अपने पास में? यण, य, व, र, ल, और चार शल, श, 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 ह। तो अपने पास में आप देख ही रहे हैं कितने हो गए? 33 वर्ण। आगे चलते हैं।
आगे देखिए, चत्वारः यम वर्णाः, 4 यम वर्ण होते हैं। अब आपने ये पहले मर्तबा पढ़ा होगा, ठीक है, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि यम वर्ण कोई अलग वर्ण नहीं है, ठीक है ना। जो हम पहले वर्ण पढ़ चुके हैं वही वर्ण है, लेकिन उनका प्रयोग दृष्टि जो है वो अलग है, थोड़ा द्वित्व रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए ये इस प्रकार डबल होता है, ठीक है ना, आधा वर्ण होता है लेकिन 2 बार लिखा जाता है, द्वित्व रूप में होता है। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार भी। तो ये जो है ये 4 प्रकार के जो वर्ण होते हैं, यानी पहला वर्ग का, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे जो वर्ण होते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर ये जो है यम वर्ण कहते हैं। आगे बात समझ में, आपको ये संख्या ध्यान रखनी है कि कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, चत्वारः अयोगवाह, 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कि जिनका जो योग है, ठीक है ना, या जिसका लिखना माहेश्वर सूत्रों में नहीं हुआ है, या वर्णमाला में कहीं इनका जिक्र नहीं है, ऐसे वर्ण को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौन से वर्ण हैं और कितने हैं इसका जवाब तो आपको है ही 4। और कौन से हैं, तो देखिए एक तो होता है अनुस्वारः, अनुस्वार। विद्यार्थियों आप कभी कभी बोल देते हो, जैसे कोई वर्ण लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि मैंने ह री, ठीक है, और यहां लगा दिया ये अनुस्वार, ठीक है ना, तो आप इसको बिंदी बोल देते हो, ये बिंदी, तो बिंदी नहीं है यहाँ पर, ये अनुस्वार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अनुस्वार बोलते हैं। तो कोई भी जो वर्ण होता है, कोई भी शब्द होता है, उसके ऊपर, ठीक है ना, सिरोरेखा के ऊपर जो इस प्रकार हम बना करके लिखते हैं, वो क्या होता है, अनुस्वार होता है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा है विसर्गः, विसर्ग, ठीक है ना, किसी के भी आगे जैसे मैंने लिखा हरिः, तो यहां पर इस प्रकार मैंने लिखा, तो ये जो क्या है, ये विसर्ग है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तीसरा है जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये जो चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं, अगर क और ख के आगे नजर आते हैं इस प्रकार से, तो ये जिह्वामूलीय होते हैं, ठीक है। अर्थात इसको, यानी कि ये आपके पास में विसर्ग होता है, ठीक है, और विसर्ग को यहां आधा काट दिया जाए तो ये इस प्रकार आपको नजर आएगा। समझ में आ रहा है। और ये आधा जो नजर आ रहा है, इसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो ये अर्ध विसर्ग अगर क या ख के आगे आ जाए तो जिह्वामूलीय, और यदि प और फ के आगे आ जाए तो उपधमानीय हो जाता है। आ गई बात समझ में। तो ये 4 प्रकार के तो ये हो गए, और 4 ये 8, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए मैं आपको वापस गिनाता हूं, 25 तो स्पर्श वर्ण हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 कौन से हो गए, ऊष्मीय वर्ण हो गए, 4 यम वर्ण हो गए, 4 कौन से हो गए, अयोगवाह वर्ण हो गए। तो आप जोड़ लीजिए, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 21, 21 का 1 और हासिल 2, तो यहां कितने वर्ण हो गए, 41 वर्ण हो गए। यहां तक समझ में आ गया ना। एक दुस्पृष्टः, एक दुस्पृष्ट यानी कि बोलने में स्पष्ट नहीं होता, दुस्पृष्ट वर्ण इसे कहते हैं। तो यहां पर ये कैसे, देखिए यहां पर अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार करके, ठीक है, ड़ जिसे बोलते हैं, ड़ ड़, ठीक है, इस प्रकार का उच्चारण जो होता है वो दुस्पृष्ट होता है। आ गई बात समझ में। तो अब यहां पर एक बार देख लेते हैं हम कि कैसे हमारे 63 या 64 वर्ण हो रहे हैं। देखिए 41 तो ये हो गए। अब 41 में आप देखिए जो हमारे व्यंजन वर्ण थे, ठीक है ना, कौन से, सॉरी, व्यंजन वर्ण अपने पास में 41 हो गए, स्वर वर्ण थे, ठीक है, 21 या 22। तो यहां पर पहले 21 जोड़ के देखिएगा, तो यहां 2 और ये 62 हो गए, ठीक है ना, और एक इसको हमने जोड़ा नहीं, ठीक है ना, तो ये 63 हो गए। समझ में आ रहा है ना। और यदि हम यहां स्वरों की संख्या 22 कर लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, एक जुड़ते ही 64 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इस प्रकार 64 वर्ण आपने पढ़ लिए हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, विशेष बात यहां पर क्या है, ठीक है। प्लुत ऋकारस्य जो इस प्रकार था, ठीक है, ग्रहणे सति
प्लुत लिकार को, जो प्लुत लिकार है उसको ग्रहण करने पर द्वाविंशति ही स्वराः 22 स्वर, चतुष्षष्टि वर्णाच और 64 वर्ण भवंती होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर इसको स्वीकार नहीं करते तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर ये स्वीकार नहीं करते तो यहां 21 हो जाएंगे और यहां पर कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य रूपे त्रयोदश स्वराः, ठीक है ना, त्रयस्त्रिंशत् व्यंजन वर्णाः च भवन्ति, आहत्य षड्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि त्रयोदश स्वराः, 13 स्वर होते हैं। 13 कौन कौन से होते हैं, आपने देखा अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, ये 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपके पास में 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है, 4 ऊष्मीय वर्ण और 4 अंतःस्थ वर्ण, इस प्रकार 33 व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर के आपके पास में 46 वर्ण होते हैं सामान्यतः। ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ विशेष रूप से पढ़ा है संस्कृत वर्णमाला में, जो कि कितने वर्णों की संख्या पड़ी है, 63 या 64। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और किस प्रकार से। आप इसे अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए और अच्छे से लिखिए। ठीक है ना, और आगे चलते हैं इसी के साथ में। यहां पर कुछ प्रश्न बन जाते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो देखिए पहला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः भवन्ति, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो यहां देखिए प्रश्न है आपका है कितने वर्ण होते हैं, तो यहां आपको बताना है संस्कृत वर्णमालायां त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा का मतलब या। ठीक है ना, 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या हो सकता है, कति स्वर वर्णाः भवन्ति, कितने स्वर वर्ण होते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना, उसके आधार पर यह प्रश्न है। अगर आपको सामान्य रूप से पूछा जाए या जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कहने का मतलब अवसद में पूछा जाए, तो वहां ऑप्शन को देख करके जो है उत्तर लिखें आप। ठीक है, और यहां पर देखिए कति स्वर वर्णाः, तो यहां कितने स्वर वर्ण है, एकविंशति द्वाविंशति वा स्वर वर्णाः भवन्ति। ठीक है, समझ में आ गया जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, स्पर्श वर्णाः कति भवन्ति, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, आपको पता ही है 25 होते हैं। स्पर्श वर्णाः पंचविंशति ही भवन्ति। ठीक है, और आगे देखिए अंतःस्थाः वर्णाः के भवन्ति, अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है ना, के यानी कौन से होते हैं यहाँ पर, तो देखिए व र ल इति एते अंतःस्था वर्णाः भवन्ति। ठीक है, अब यहां पर देखिए वो क्रम आपको ध्यान रखना है, य व र ल, न कि य र ल व। ठीक है, फिर आगे अगला है ऊष्मीय वर्णा के संति, ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं, तो यहां पर भी ध्यान रखना है श, स, श और ह, ये 4 जो वर्ण हैं ये ऊष्मीय वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे और वर्णमाला के विषय में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्णमाला का जो उद्देश्य है आपको बताने का वो यही है कि आप इसको जान लें, समझ लें और आने वाला जो टॉपिक संधि है उसको अच्छे से समझ लें, उसमें ये सहयोग करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। तो ये अपना टॉपिक समाप्त होता है संस्कृत वर्णमाला। आगे अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।